सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की दुनिया में। डिस्कस कर रहे हैं अपन कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, जिसके बारे में बेसिक सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि डेथ और ब्रेन डेथ में क्या अंतर होता है। डेथ का मतलब होता है हार्ट, लंग्स, ब्रेन सारे के सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, जबकि ब्रेन डेथ का मतलब होता है इंसान के ब्रेन की डेथ हो गई है, जिससे जीआईटी, मसल, एंडोक्राइन बाकी के सिस्टम काम नहीं करेंगे, परंतु इंसान का हार्ट चलेगा। इससे अपन ने यह सिद्ध किया था कि आपका मेरे अंदर जो हार्ट पाया जाता है वह बिना नर्वस सिस्टम के भी काम कर सकता है, मसल की सहायता से चलता है, और उस पर्टिकुलर हार्ट को अपन नाम देते हैं मायोजेनिक हार्ट। इंसानों में पाए जाने वाले हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं। मायोजेनिक का मतलब मसल के द्वारा चलने वाला हार्ट। और कौन सी मसलें जो हार्ट को चलाती हैं, कौन कौन सी मसलें जो हार्ट को चलाती हैं, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। हार्ट के राइट एट्रियम में पाई जाती है एसए नोड, जिसको हार्ट का पेसमेकर कहा जाता है। राइट एट्रियम में ही एक दूसरी नोड होती है जिसका नाम है एवी नोड, जिसको सेकेंडरी पेसमेकर कहा जाता है। जब प्राइमरी पेसमेकर फेल हो जाए तो सेकेंडरी पेसमेकर चार्ज अपने हाथ में ले लेता है। उसके बाद इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में पाए जाता है बंडल ऑफ एज, और इनसाइड द वेंट्रिकल पाए जाते हैं परकंजे फाइबर। सारे के सारे स्ट्रक्चर जो मसल के से मिलकर बनी है, उनमें हार्ट को चलाने की पावर है, परंतु वो पावर सब में अलग अलग होती है। सर्वाधिक पावर पाई जाती है ऐसे नोड में। सो दैट्स वाई तेज गति से इंपल्स पैदा करने की वजह से इसको अपन पेसमेकर ऑफ हार्ट के नाम से भी जानते हैं। ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एज, पुरकिंजे फाइबर की लोकेशन कहां होती है, किससे मिलकर बने होते हैं, इंपल्स प्रोडक्शन रेट क्या होती है, ये सारा का सारा लास्ट लेक्चर में अच्छे से अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो लास्ट लेक्चर के बारे में अपन एक छोटा सा क्वेश्चन और डील करें कि जैसा कि आपको मालूम है कि हार्ट में ऐसे नोड के द्वारा हार्ट को चलाया जाता है, और हार्ट की तीन लेयर होती है। हार्ट की तीन लेयर होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट आर सिचुएटेड इन, द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट आर सिचुएटेड इन, ऑप्शन है एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम कहां पर सिचुएटेड होता है, कौन सी लेयर में पाई जाएगी, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एज और पुरकिंजे फाइबर। देन व्हाट विल बी यूर आंसर। तो मैक्सिमम साथी सही सोच रहे हैं इसका आंसर, कुछ परसेंट गलत भी सोच रहे हैं, क्योंकि डायग्राम में अपन ने जो बनाया, यहां पर नोड दर्शाई, यहां पर दर्शाई, यहां दर्शाई कि अंदर दर्शाई जा रही है, तो इट मे बी द एंडोकार्डियम। नो, अगर क्वेश्चन आता है कि हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम कहां पर लोकेटेड होता है या सिचुएटेड होता है, तो आंसर आपको देना है इट इज लोकेटेड इन मायोकार्डियम। इट इज लोकेटेड इन मायोकार्डियम, क्योंकि देखो हार्ट को चलाना है तो मसल को इंपल्स भेजने पड़ेंगे, और मस्कुलर लेयर कौन सी है, मायोकार्डियम। तो ऐसा तो है नहीं कि एंडोकार्डियम से इंपल्स मायोकार्डियम में जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो यदि क्वेश्चन आए कि हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम कहां पर सिचुएटेड होता है, या ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एज और पुरकिंजे फाइबर कहां पर पाए जाते हैं, तो आंसर आपको देना है मायोकार्डियम। द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट आर सिचुएटेड इन मायोकार्डियम। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द नेक्स्ट, जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर बार बार, कई बार अपन ने एक वर्ड यूज किया था, इंपल्स। देखिए, इंपल्स नाम आता है तो दिमाग के अंदर बेसिकली तो न्यूरॉन आते हैं। अच्छा, न्यूरॉन जब आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है। न्यूरॉन आपस में जुड़ेंगे तो इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा। न्यूरॉन मसल के साथ जुड़ते हैं तो भी इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं, बनता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
जो ये इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है, चाहे वो न्यूरॉन से न्यूरॉन में होता हो या फिर न्यूरॉन से मसल में होता हो, तो जब ट्रांसमिशन के दौरान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है, इसको शुद्ध हिंदी भाषा में मैं बोलूं तो करंट पैदा होता है। शुद्ध भाषा में बोला जाए तो इंपल्स का ट्रांसमिशन के दौरान करंट पैदा होता है। अब चूंकि अपने हार्ट में तो बिना नर्व के ही इंपल्स जनरेट हो रहे हैं, ऐसे नोड के द्वारा किए जा रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है कि अपने हार्ट के अंदर भी करंट पैदा हो रहा है। यहां अपन बोल सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट के अंदर भी करंट पैदा हो रहा है। मसल के द्वारा इंपल्स पैदा हो रहे हैं, इंपल्स का आगे कंडक्शन हो रहा है, एक फाइबर से दूसरे फाइबर में इंपल्स जा रहे हैं। इसका मतलब है इंसान के हार्ट में भी करंट पैदा होता है और उस करंट का एक सिमेट्रिकल फ्लो होता है। अब ये जो इंसान के हार्ट के अंदर करंट पैदा होता है, इस करंट का पता लगाने के लिए कि करंट सही पैदा हो रहा है क्या, ज्यादा तो नहीं पैदा हो रहा, सिमेट्रिकल चल रहा है क्या, करंट में कोई गड़बड़ी आ रही है क्या, इसका पता लगाने के लिए विलियम एंथवोन ने एक आविष्कार किया। यानी इंसानी शरीर के अंदर पैदा होता है करंट, और उस करंट का पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी की गई एंथवोन के द्वारा, विलियम एंथवोन के द्वारा, और इन्होंने हार्ट में होने वाली इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का पता लगाया। और हार्ट में होने वाली इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जिनको सिंपली अपन बोल रहे हैं करंट, यानी कि हार्ट में करंट पैदा हो रहा है, या फिर मैं मेडिकल टर्म में बोलूं कि हार्ट में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हो रही है, तो हार्ट में होने वाली इलेक्ट्रिक एक्टिविटी में पैदा होने वाले करंट को डिफाइन करने के लिए विलियम एंथवोन ने एक प्रोसीजर बनाया, डिस्कवरी की, और उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को नाम देते हैं अपन ईसीजी। उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को अपन नाम देते हैं ईसीजी। देखिए, बहुत बार आप साथियों ने नाम सुना है और पढ़ा है। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द ईसीजी? इट इज ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इट इज ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, या इट इज ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या इट इज ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी का मतलब क्या है? फादर ऑफ ईसीजी की बात करूं तो विलियम एंथवोन आंसर होगा। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होगी? अब ई का मतलब है इलेक्ट्रो, सी का मतलब है कार्डियो। एक आध जगह इसको ईकेजी के नाम से भी जाना जाता। ईकेजी, यहां पर के का मतलब कार्डियो है, KARDIO, या फिर CARDIO, तो दोनों का मतलब एक है। तो मेरा यहां पर पहला क्वेश्चन तो आप साथियों से है कि हार्ट में होने वाली इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का पता एंथवोन ने लगाया और उन्होंने ईसीजी की खोज की। तो व्हाट इज द ईसीजी? जी बोले तो ग्राफी बोलोगे, ग्राफ बोलोगे, या ग्राम बोलोगे, तो ये तीनों अलग अलग है। ये तीनों अलग अलग हैं। क्या मतलब है जी का, उसको समझे आप सारे के सारे साथियों ने कभी ना कभी ईसीजी कराई होगी। चलो मान लेते हैं नहीं कराई, तो कभी करी होगी। ये भी मान लेते हैं कि सर नहीं की, तो देखी तो होगी। अपन ने कभी ना कभी ईसीजी देखी होगी। पूरे के पूरे प्रोसीजर को प्रैक्टिकली डिफाइन करता हूं आपके सामने। डॉक्टर ने आपको लिख दी ईसीजी, आपके किसी नॉन को लिख दी, आप ईसीजी कराने चले गए, ईसीजी रूम में एंटर हुए। जो भी नॉन है वो शर्ट उतारेगा, बेड पर सुपाइन पोजीशन दी जाएगी, वहां टेक्नीशियन होगा, वो उसके चेस्ट पर लीड होंगी, चेस्ट लीड, उन पर जेल लगाकर चेस्ट पर उनको लगाएगा। V1, V2, V3, V4, V5, V6, 2 लीड जेल लगाकर हाथों में भी लगाएगा, 2 लीड पैरों में भी लगाएगा। तो 6 लीड तो यहां लगा दी, 2 लीड हाथों में लगा दी, 2 लीड पैरों में लगा दी। काउंटिंग करें तो 10 होती है।
परंतु दो लीड बाईपोलार होती हैं तो टोटल जो मशीन में जा रही है वो 12 होती है। तो सबसे पहले ईसीजी कितने लीडेड होती है? सबसे पहले ईसीजी कितने लीडेड होती है? आंसर है 12 लीडेड। ईसीजी 12 लीडेड होती है। उसने लीड लगा दी हाथों, दो हाथों में, दो पैरों में, 6 लगा दी चेस्ट पर और मशीन को चालू कर दिया। टेक्नीशियन ने चालू किया। चालू करने के 30 सेकंड के बाद उसमें से एक ग्राफिकल पेपर बाहर निकलता है। मशीन को बंद कर दिया जाता है, सारी लीड को हटा लिया जाता है और आपको या रिलेटिव को गॉज पीस दे देता है टेक्नीशियन की, भैया जो जेल लगा है वो पोंछ लो। आप उसको पोंछ लेते हैं, अपनी शर्ट पहन लेते हैं, वहां से जाने लगते हैं। तब टेक्नीशियन आवाज लगाता है कि लो भैया लगे हाथ रिपोर्ट भी ले जाओ, और जो रिपोर्ट ग्राफ आया है उसको आप ले जाते हैं, डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। दैट इज द प्रोसीजर ऑफ ईसीजी। इट इज द प्रोसीजर ऑफ ईसीजी। अब इस प्रोसीजर को यदि मैं अलग अलग पार्ट में बताऊं, देखो प्रोसीजर का उद्देश्य तो एक है, प्रोसीजर का उद्देश्य तो एक है, हार्ट में होने वाली इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को नोट डाउन करना। हार्ट में होने वाली इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को नोट डाउन करना। तो देखो एक तो पूरा का पूरा प्रोसीजर हो गया, एक तो पूरा का पूरा प्रोसीजर हो गया जिसके माध्यम से अपन हार्ट में होने वाली इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को नोट डाउन करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक वो मशीन हो गई जिससे ईसीजी करी है, मशीन जिससे ईसीजी करी है, जिसमें से पेपर निकला, एक मशीन हो गई। और तीसरा वो रिपोर्ट हो गई जो टेक्नीशियन ने आवाज लगाकर आपको दी कि लो भैया रिपोर्ट भी ले जाओ लगे हाथ। 3 अलग अलग चीजें हो गई। एक तो पूरा का पूरा प्रोसीजर हो गया, द प्रोसीजर बाय विच द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रिकॉर्डेड। द प्रोसीजर बाय विच द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रिकॉर्डेड इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसको अपन परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा होगी, इट इज द प्रोसीजर by which the electric activity of heart are recorded. It is the procedure by which the electric activity of heart are recorded. उसके बाद जो मशीन रखी हुई है जिससे टेक्नीशियन ने ईसीजी की है, उस मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो यहां कंफ्यूजन की संभावना है क्योंकि ग्राफ नाम आते ही दिमाग कह गया शायद रिपोर्ट होती होगी, नहीं। जो मशीन से ईसीजी कर रहे हैं उस मशीन को नाम देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसको डिफाइन करेंगे अपन, इट इज ए मशीन और इंस्ट्रूमेंट, इट इज ए मशीन और इंस्ट्रूमेंट बाय विच द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रिकॉर्डेड। इट इज द मशीन और इंस्ट्रूमेंट बाय विच द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रिकॉर्डेड। आगे बढ़े, उसके बाद है ग्राम। जो टेक्नीशियन ने आवाज देकर आपको रिपोर्ट दी है कि लो भैया रिपोर्ट भी ले जाओ, उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को नाम देते हैं अपन ग्राम। तो इट इज द ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन और रिपोर्ट, इट इज द ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन और रिपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट ऑन ए ग्राफिकल पेपर। जिस ग्राफिकल पेपर पर या जो रिपोर्ट आप डॉक्टर साहब को दिखाने जा रहे हैं, जो आपके हाथ में है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जिस मशीन से ईसीजी हुई है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है उसको नाम देंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो यहां पर जो जी वर्ड है, यहां पर जो जी वर्ड है उस जी वर्ड का मतलब होता है ग्राफी। यहां पर जो जी वर्ड है उस जी वर्ड का मतलब होता है ग्राफी। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर हो गए। सबसे पहले तो शायद आपको ये वाला शब्द समझ में आ गया कि जो हार्ट होता है उसमें जो कंडक्टिव सिस्टम होता है वहां पर इंपल्स जनरेट होते हैं। इंपल्स जनरेट होने का मतलब है करंट पैदा होता है, या मेडिकल टर्म में बोलूं तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है। उस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का पता लगाया गया एंथवान के द्वारा और उन्होंने डिस्कवरी की ईसीजी की। तो एंथवान या विलियम एंथवान को
फादर ऑफ मॉडर्न ईसीजी या ईसीजी कहा जाता है। इसमें 3 अलग अलग वर्ड आते हैं। ईसीजी या ईकेजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, दैट इज ए प्रोसीजर। जो मशीन से ईसीजी करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो रिपोर्ट आपको मिलती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इज दैट क्लियर? तो इसकी परिभाषा इस तरीके से हो गई, इसकी परिभाषा इस तरीके से हो गई। देख लें आप, ईसीजी क्या लिखा हुआ है? ईसीजी या ईकेजी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम एंथ वॉन। इनको फादर ऑफ ईसीजी भी कहा जाता है। सबसे पहले ग्राफी का मतलब क्या है? इट इज द प्रोसीजर बाय विच द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इट इज द मशीन और इंस्ट्रूमेंट by which the electric activity of heart are recorded। इसके बाद है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इट इज द ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट ऑन ए ग्राफ। एक ग्राफ के पेपर पर जो रिपोर्ट आपको मिलती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इज दैट क्लियर? अब अपन आगे बढ़ें और यह पता लगाएं कि हार्ट में किस तरह की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती, हार्ट में किस तरह की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, इसका अपन पता लगाएं। तो देखिए, हार्ट में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, ये आपने ईसीजी का ग्राफ देखा होगा, इस तरह का ग्राफ होता है ईसीजी का, इस तरह का ईसीजी का ग्राफ होता है। ये इसके अंदर कॉलम होते हैं, बड़े वाले कॉलम, ये इसके अंदर बड़े वाले कॉलम होते हैं। उसके अलावा इन बड़े कॉलम के अंदर 5 छोटे छोटे कॉलम भी होते हैं। इन बड़े कॉलम के अंदर 5 छोटे छोटे कॉलम भी होते हैं। किस तरीके से हार्ट में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी चलती है उसको अपन जाने। तो देखें, यहां पर तो चलता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पर तो चलता है वोल्टेज, सॉरी, यहां पर तो चलता है टाइम। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहां पे तो चलता है टाइम, और ये जो वर्टिकल लाइन है यहां पर चलता है वोल्टेज, यहां पर चलता है वोल्टेज। हार्ट में कंडक्टिव सिस्टम अपन ने पढ़ा, तो हार्ट में क्या चीज कराना चाहते हो आप? हार्ट में क्या चीज कराना चाहते हो आप? ये एसए नोड, देन एवी नोड, एवी नोड के बाद यहां बंडल ऑफ एज, और फिर बंडल ऑफ एज से निकलने वाले फाइबर, जिनको अपन बोलेंगे परकंजे फाइबर। हम देखें किस तरह की एक्टिविटी है जो हार्ट के अंदर होती है। यहां इनको बोले अपन ऊपर वाले चैम्बर। अपन को 4 इवेंट कराने, ऊपर वाला चैम्बर सिस्टोल करे, और सिस्टोल करने के बाद ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड नीचे वाले चैम्बर में आ जाए। अच्छा, ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड जब नीचे वाले चैम्बर में आ जाएगा तो ऊपर वाला चैम्बर खाली, उसके बाद इसकी फिलिंग होगी, तो ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा और ऊपर वाले की फिलिंग होगी। अच्छा, फिलिंग होने का मतलब है अब ये डायस्टॉल करेगा, फिलिंग होने का मतलब है अब ये डायस्टॉल करेगा। तो डायस्टॉल करेगा तो इसकी फिलिंग होगी, और सिस्टोल करेगा तो ये खाली हो जाएगा। उसके बाद जब सारा ब्लड नीचे वाले चैम्बर में आ जाएगा तो नीचे वाला चैम्बर आगे पंप करेगा, तो नीचे वाले चैम्बर का भी सिस्टोल होगा, नीचे वाले चैम्बर का भी सिस्टोल होगा, और खाली होने के बाद ये ऊपर वाला वाल्व ओपन हो जाएगा और इसका डायस्टॉल होगा। तो सीधा सा मतलब है कि ऊपर वाले चैम्बर से भैया कराना क्या चाहते हो आप?
ऊपर वाले चेंबर से क्या कराना चाहते हो, तो शायद आपका दिमाग आंसर दे रहा है कि सर कराना चाहते हैं एट्रियम सिस्टोल और एट्रियम डायस्टोल। एट्रियम सिस्टोल और एट्रियम डायस्टोल। अच्छा, नीचे वाले चेंबर से क्या कराना चाहते हो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये नीचे वाले चेंबर से कराना चाहते हैं। तो टोटल कितने इवेंट कराना चाह रहे हो, टोटल कितने इवेंट कराना चाह रहे हो यदि मैं पूछूं तो आप आंसर दोगे कि सर 4 इवेंट कराना चाह रहे हैं, 2 ऊपर वाले चेंबर के और 2 नीचे वाले चेंबर के। इसका मतलब ऊपर वाले चेंबर में 2 इवेंट होंगे तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होगी, और नीचे वाले चेंबर में भी 2 इवेंट होंगे तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होगी। तो ऊपर वाले चेंबर में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होगी, करंट पैदा होगा तो ईसीजी में शो होगा, और नीचे वाले चेंबर में भी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होगी तो करंट पैदा होगा और वो भी ईसीजी में शो होगा। देखें किस तरीके से करंट पैदा होगा। सबसे पहले इंपल्स जनरेट हुए यहां ऐसे नोड से इंपल्स पहुंचे एवी नोड। एवी नोड में पहुंचने के बाद दोनों वेंट्रिकल में ट्रेवल कर गए और दोनों एट्रियम में पहुंचे और दोनों एट्रियम का सिस्टोल हुआ। दोनों एट्रियम का सिस्टोल हुआ। एट्रियम का सिस्टोल होने का मतलब हार्ट में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हुई और ऊपर वाले चेंबर में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होने से ये वेव अपन को मिल गई। ऊपर वाले चेंबर में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होने से ये वेव अपन को प्राप्त हो गई। ये पहली वेव है ईसीजी में जो अपन को मिली है। इस पर्टिकुलर वेव को नाम देते हैं पी वेव। इस पर्टिकुलर वेव को क्या नाम देते हैं, पी वेव। ये पी वेव अपन को कब प्राप्त हुई है, जब इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कौन से चेंबर में हुई, ऊपर वाले चेंबर में। और जैसे ही इंपल्स का कंडक्शन ऊपर वाले चेंबर में होगा तो ऊपर वाला चेंबर सिस्टोल करेगा। तो एट्रियम के सिस्टोल करने की वजह से सबसे पहले अपन को पी वेव प्राप्त हो गई। आगे बढ़े आप। इसके बाद क्या हुआ जी, इसके बाद इंपल्स आगे ट्रेवल किए। आगे ट्रेवल करने के बाद दोनों वेंट्रिकल में फैले और वेंट्रिकल में फैलने के बाद वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ। दोनों वेंट्रिकल में फैले, वेंट्रिकल का सिस्टोल हुआ और वेंट्रिकल का सिस्टोल चूंकि लार्जेस्ट चेंबर है, सिस्टोल होने के बाद एक लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स अपन को प्राप्त हुआ। इस पर्टिकुलर लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स का नाम है QRS कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है QRS कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के पैदा होने का कारण है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कौन से चेंबर में हुई, नीचे वाले चेंबर में हुई। तो देखो एट्रियल के सिस्टोल की वजह से, एट्रियल के सिस्टोल की वजह से कौन सी वेव अपन को मिली, पी वेव। फिर वेंट्रिकल के सिस्टोल की वजह से कौन सी वेव अपन को मिली, QRS कॉम्प्लेक्स। अच्छा, वेंट्रिकल में सिस्टोल होने के बाद वेंट्रिकल में डायस्टोल भी होगा। अब वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, फिर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हो रही है। वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, फिर से इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हो रही है और इस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की एक और वेव अपन को प्राप्त होती है। इस पर्टिकुलर वेव का नाम है टी वेव। इस पर्टिकुलर वेव का नाम है टी वेव। तो इस तरीके से नॉर्मल ईसीजी ग्राफ चलता है। पी वेव के पैदा होने का कारण है एट्रियम का सिस्टोल। QRS के पैदा होने का कारण है वेंट्रिकल का सिस्टोल। टी वेव के पैदा होने का कारण है वेंट्रिकल का डायस्टोल। इज दैट क्लियर? अब अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी तो आप 4 एक्टिविटी बता रहे थे, अभी तो आप हमें बता रहे थे कि ऊपर वाले चेंबर का सिस्टोल होगा और ऊपर वाले चेंबर का डायस्टोल होगा। सेम नीचे वाले चेंबर का सिस्टोल होगा,
नीचे वाले चेंबर का डायस्टोल होगा। गौर करें, एट्रियल सिस्टोल की वेव अपन को मिली है क्या? यस मिली है। कौन सी वेव? पी वेव। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वेव मिली है क्या? यस मिली है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। वेंट्रिकुलर डायस्टोल की वेव भी मिली है, क्या नाम है? टी वेव। क्या नहीं मिली? एट्रियम का डायस्टोल। एट्रियम का डायस्टोल। तो इस बात को गौर से समझें। ऊपर वाला चेंबर, नीचे वाला। ऊपर वाला सिस्टोल कर रहा है, नीचे वाला क्या कर रहा होगा? ऊपर वाला चेंबर जब सिस्टोल करेगा तो नीचे वाला चेंबर क्या कर रहा होगा? डायस्टोल। कॉमन सेंस की बात है, नीचे वाला चेंबर क्या कर रहा होगा? डायस्टोल। अच्छा, ऊपर वाला जब डायस्टोल, क्योंकि देखो ऊपर वाला जब सिस्टोल करेगा तो ब्लड आगे आएगा, इसका मतलब नीचे वाले चेंबर में आएगा। नीचे वाले चेंबर में आएगा, इसका मतलब फिलिंग होगी, तो नीचे वाला चेंबर क्या कर रहा है? डायस्टोल। अच्छा, ऊपर वाला जब डायस्टोल कर रहा है तो ये नीचे वाला वाल्व बंद है, ये वाला वाल्व बंद है, इसका मतलब ऊपर वाला जब डायस्टोल कर रहा है तो नीचे वाला क्या कर रहा होगा? सिस्टोल। वाइस वर्सा चलता है, ऊपर वाले का जब सिस्टोल होता है तो नीचे वाले का डायस्टोल, और ऊपर वाले का जब डायस्टोल होता है तो नीचे वाले का सिस्टोल। तो सोचो कौन सी वेव नहीं मिली? एट्रियल डायस्टोल की वेव नहीं मिली। अच्छा, इस दौरान वेंट्रिकल क्या कर रहा है? सिस्टोल कर रहा है। इस दौरान वेंट्रिकल क्या कर रहा है? सिस्टोल। और वेंट्रिकल सिस्टोल की वेव कौन सी है? क्यूआरएस, लार्जेस्ट वेव मिल रही है। लार्जेस्ट वेव अपन को प्राप्त हो रही है। इसका मतलब नीचे वाला चेंबर स्ट्रॉन्ग है, बड़ा चेंबर है, ज्यादा करंट पैदा होता है, तो ऊपर वाले चेंबर के डायस्टोल के दौरान कम करंट पैदा होता है, जो इसी में मर्ज हो जाता है। इसलिए ईसीजी के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में अपन को 3 ही वेव मिलती हैं। भले से एक्टिविटी 4 हो रही हो, पर वेव कितनी मिलती है? 3। क्यों? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान ऊपर वाले चेंबर में डायस्टोल हो रहा है, बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है, तो वो बेसिक इसी में मर्ज हो जाता है, अलग से अपन को वेव नहीं मिलती। इज दैट क्लियर? तो इस तरह की वेव है जो अपन को यहां पर मिल रही है। एट्रियम के सिस्टोल की वजह से मिलने वाली वेव पी वेव, वेंट्रिकल के सिस्टोल की वजह से मिलने वाली वेव क्यूआरएस, और वेंट्रिकल के डायस्टोल की वजह से मिलने वाली वेव होगी टी वेव। चलें अब इसी को और थोड़ा सा रिफाइन करें। देखें, ये तो मैंने समझाने के पर्पस से आपको बता दिया, ये तो समझाने के पर्पस से मैंने बता दिया। अब इसको रिफाइन किया जाए। किस तरीके से रिफाइन करेंगे अपन? देखें, सिस्टोल डायस्टोल बेसिक तौर पर अलग इवेंट होते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल अलग इवेंट होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है? तो एक्चुअली में तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता है। एक्चुअली में तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता है। वो बात अलग है कि इनको अपन ने समझने के लिहाज से सिस्टोल डायस्टोल बोल दिया, सिस्टोल डायस्टोल बोल दिया। चलें अब समझे इस चीज को। आप सुबह आप 7:30 बजे उठे, चाय नाश्ता आपने लिया, क्रिकेट खेलने चले गए 8 बजे, दोपहर 2 बजे तक आपने क्रिकेट खेली। 4-6 घंटे खेलने के बाद बताओ शरीर से एनर्जी का लॉस हुआ, थक कर चूर हो गए आप। घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी बहुत एनर्जी आई, रिलैक्स हुए आप। मेरा यहां क्वेश्चन है आपसे कि जो 6 घंटे आप खेले थे वहां आप डीपोलराइज हुए या रीपोलराइज हुए? आंसर आ रहा है आपके दिमाग में कि सर एनर्जी का लॉस हुआ तो डीपोलराइज हुए। फिर घर आ गए आप, खाना पीना खाया, थोड़ा रिलैक्स हुए, क्या हुए आप? डीपोलराइज या रीपोलराइज? रीपोलराइज हुए। खेलने के दौरान आप डीपोलराइज हुए और आकर खाना खाया, रीपोलराइज हुए। तो हार्ट सिस्टोल कर रहा है। बताओ, सिस्टोल के दौरान एनर्जी जा रही है, डीपोलराइजेशन,
और डायस्टोल के दौरान ब्लड रिसीव हो रहा है रीपोलराइजेशन। तो अभी जो मैंने समझाया वो कहीं भी नहीं लिखा, जानबूझकर नहीं लिखा, लिखना भी नहीं है, केवल समझाने के लिए था। तो जो सिस्टोल वर्ड है, जहां जहां मैंने सिस्टोल बोला उसकी जगह आप नाम देंगे डीपोलराइजेशन, और जहां जहां मैंने डायस्टोल बोला उसकी जगह आप नाम देंगे रीपोलराइजेशन। जहां मैंने सिस्टोल बोला है वो आप बोलेंगे डीपोलराइजेशन, और जहां मैंने डायस्टोल बोला है वो बोलेंगे आप रीपोलराइजेशन। तो अब अपन यहां पर इन चीजों को लिखें जो अपन ने समझी। ईसीजी में प्राप्त होने वाली पी वेव के मिलने का कारण क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन हैं सिंपल ईसीजी के जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। ईसीजी में मिलने वाली पी वेव का कारण क्या है? इसका कारण है एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसका कारण है एट्रियल डीपोलराइजेशन। ईसीजी में मिलने वाली पी वेव का कारण आंसर इज एट्रियल डीपोलराइजेशन। एक बार नहीं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ईसीजी में मिलने वाले क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बनने का कारण क्या है? ईसीजी में मिलने वाले क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बनने का कारण क्या है? आंसर इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। आंसर इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ईसीजी में मिलने वाली टी वेव के मिलने का कारण क्या है? आंसर इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। आंसर इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। देखो डायस्टोल के दौरान बताई थी, तो क्या बोलेंगे इसको? रीपोलराइजेशन। इज दैट क्लियर? और एक आध क्वेश्चन के बारे में जानकारी लें अपन। क्वेश्चन है ईसीजी में मिलने वाली फर्स्ट पॉजिटिव वेव कौन सी है? ईसीजी में मिलने वाली फर्स्ट पॉजिटिव वेव का नाम बताओ। तो देखो ऊपर की साइड जाने वाली पॉजिटिव और नीचे जाने वाली नेगेटिव, ये पी वेव है, ये क्यू, ये आर और ये एस। आपको एग्जामिनर ने ऑप्शन दे दिए पी क्यू आर एस। ईसीजी में मिलने वाली पहली पॉजिटिव वेव का नाम बताओ। आंसर आपके सामने है पी वेव। व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज पी वेव। ईसीजी में मिलने वाली पहली पॉजिटिव वेव पी वेव। ईसीजी में मिलने वाली पहली नेगेटिव वेव का नाम बताओ। ऑप्शन समान है, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव। आंसर फिर से आपके माइंड में है, आंसर है क्यू वेव। आंसर है क्यू वेव। नीचे की साइड जा रही है तो नेगेटिव वेव होगी, तो आंसर है क्यू वेव। ईसीजी में प्राप्त होने वाली लॉन्गेस्ट वेव का नाम बताओ। ईसीजी में प्राप्त होने वाली लॉन्गेस्ट वेव का नाम बताओ। देन व्हाट इज द राइट आंसर? सबसे लंबी वेव आपके सामने दिख रही है, बताओ कौन सी है सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज वाली वेव? आर वेव। क्यों आती है आर वेव? इस पर भी डील करेंगे अपन। तो देखें यहां पर टोटल 6 क्वेश्चन हैं जो बोर्ड पर मैंने आपके सामने लिख दिए। पी वेव के मिलने का कारण एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस के मिलने का कारण वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, टी वेव के मिलने का कारण वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। फर्स्ट पॉजिटिव वेव फाइंड इन ईसीजी पी वेव, फर्स्ट नेगेटिव वेव क्यू वेव, लॉन्गेस्ट वेव इन ईसीजी आर वेव। आगे बढ़े इसके अलावा देखें ये एक बड़ा कॉलम है जो ईसीजी में होता है, ये एक बड़ा कॉलम है।
अच्छा, ये लार्जेस्ट कॉलम होता है, इसको लार्ज कॉलम बोलते हैं। इससे लार्ज कॉलम में 5 छोटे कॉलम भी हैं, ये देखो, लार्ज कॉलम में 5 छोटे कॉलम भी हैं। तो ये जो लार्ज कॉलम होता है ईसीजी का, ये जो लार्ज कॉलम होता है ईसीजी का, इसकी ड्यूरेशन होती है 0.2 सेकेंड। ये जो लार्ज कॉलम होता है ईसीजी का, इसकी ड्यूरेशन होती है 0.2 सेकेंड। अच्छा, छोटे कॉलम की निकालें तो एक बड़े कॉलम की ड्यूरेशन है 0.2, कितने छोटे हैं इसमें 5, तो 0.2 में 5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.04 सेकेंड। देखिए, विशेष तौर से ध्यान रखना है, इस कंसेप्ट के द्वारा अपन ईसीजी से हार्ट रेट निकालना सीखेंगे। इस कंसेप्ट के द्वारा अपन ईसीजी से हार्ट रेट निकालना सीखेंगे। ईसीजी में बड़े वाले कॉलम की ड्यूरेशन है 0.2 सेकेंड, छोटे वाले कॉलम की ड्यूरेशन है 0.04 सेकेंड। इज दैट क्लियर? इसके अलावा देखिए, पी वेव कहां से शुरू हो रही है? पी वेव यहां से शुरू हो रही, यहां से शुरू हो रही है पी वेव। गौर करना, देखें, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर वेव कहां से शुरू हो रही है? तो देखो, क्यू यहां से शुरू हो रही है, आर यहां से शुरू हो रही है। अब ये नहीं कहेंगे यहां से शुरू हो रही है, नहीं, यहां पे पीक पर गई फिर यहां खत्म हुई है, तो यहां आर पीक पर जा रही है, यहां पे शुरू, यहां से शुरू हो रही है आर वेव। तो आर वेव जहां से शुरू होती है, पी वेव की शुरुआत से लेकर, पी वेव की शुरुआत से लेकर आर वेव की शुरुआत तक का इंटरवल, इस इंटरवल को नाम देते हैं पी आर इंटरवल। इस इंटरवल को नाम देते हैं पी आर इंटरवल। देखो, यहां कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपके एग्जाम में पी आर इंटरवल पर क्वेश्चन आता है। अब कई साथी गलती कर जाते हैं कि आर वेव को यहां पर काउंट कर लेते हैं कि यहां आर वेव नहीं, पी वेव के शुरू होने से लेकर यहां से आर वेव के शुरू होने तक, यहां तक का समय अंतराल पी आर इंटरवल कहलाता है। यहां समझने वाली बात है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी आर इंटरवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी आर इंटरवल, कि पी आर इंटरवल का मतलब क्या है, तो मतलब जान लें आप। देखिए, हर्ट में अपन ने डिस्कस किया, जैसे ही इंपल्स ने यहां से ट्रेवलिंग स्टार्ट की, कहां से ट्रेवलिंग स्टार्ट की है? ऐसे नोड से। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी चालू हो गई, फिर इंपल्स एवी नोड में गए, फिर वेंट्रिकल में आ गए, और वेंट्रिकल में आते ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है यहां से इंपल्स चले तो पी वेव स्टार्ट हो गई, और फिर इंपल्स जब यहां मेजर वेंट्रिकल तक पहुंचे तो आर वेव स्टार्ट हो गई। तो एट्रियम से लेकर वेंट्रिकल तक इंपल्स पहुंचने का जो समय है, एट्रियम से लेकर वेंट्रिकल तक इंपल्स के पहुंचने का समय अंतराल कहलाता है पी आर इंटरवल। तो व्हाट इज द पी आर इंटरवल? इट इज द टाइम इंटरवल which are taken by the impulse to travel, which are taken by the impulse to travel from atrium to ventricle। एट्रियम से वेंट्रिकल तक इंपल्स के पहुंचने का समय अंतराल पी आर इंटरवल कहलाता है। नॉर्मल पी आर इंटरवल होता है 0.12 से 0.20 सेकेंड। 0.12 से 0.20 सेकेंड कई बार एग्जाम में पी आर इंटरवल पूछा गया है ईसीजी देकर।
तो नॉर्मल पीआर इंटरवल आता है 0.12 से 0.20 सेकंड। यदि किसी इंसान की ईसीजी में पीआर इंटरवल 0.28 सेकंड आ रहा है, क्या बोलोगे? बताओ ज्यादा है या कम है? कि सर ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या हो रहा है हार्ट में? कि सर हार्ट में यह हो रहा है कि इंपल्स ट्रेवल करने में ज्यादा समय ले रहे। एट्रियम से वेंट्रिकल तक इंपल्स के ट्रेवलिंग में 0.12 से 0.20 सेकंड का समय लगना चाहिए। यदि इससे ज्यादा समय लग रहा है, इसका मतलब इंपल्स ट्रेवलिंग में ज्यादा समय ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो पीआर इंटरवल हार्ट ब्लॉक में आगे पढ़ाऊंगा, वहां भी काम आएगा। ईसीजी में पीआर इंटरवल कैसे निकालते हैं, वहां भी इसका यूटिलाइजेशन होगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ पीआर इंटरवल। तो ये ईसीजी से संबंधित सारे के सारे फैक्ट आपके सामने हो गए। शायद टोटल आपको समझ में आ गए क्या क्या बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। जो पॉइंट आपको नॉर्मल ईसीजी में याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है, पी वेव के प्राप्त होने का कारण है एट्रियल का डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के प्राप्त होने का कारण है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। टी वेव के मिलने का कारण है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ईसीजी में प्राप्त होने वाली पहली पॉजिटिव वेव पी वेव, ईसीजी में प्राप्त होने वाली पहली नेगेटिव वेव क्यू वेव, ईसीजी में प्राप्त होने वाली सबसे लंबी वेव आर वेव। ईसीजी के बड़े वाले कॉलम की ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.2 सेकेंड। स्मॉल कॉलम की ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.04 सेकेंड। What is the meaning of PR interval? It is the time interval which are taken by the impulse to travel from atrium to ventricle. The normal value of PR interval is 0.12 to 0.20 सेकेंड। तो ये नॉर्मल ईसीजी के बारे में बताए जाने वाले फैक्ट हैं। मेरे हिसाब से टोटल आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो इस ईसीजी को अपन पीपीटी के माध्यम से देखें। देखें ईसीजी की खोज, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आ गए। ईसीजी की खोज विलियम एंथवॉन ने की। ग्राफी का मतलब है प्रोसीजर, ग्राफ का मतलब है मशीन और इंस्ट्रूमेंट, और ग्राम का मतलब है रिपोर्ट। इस तरीके से बनती है ईसीजी। देखें, गौर करें। सबसे पहले ये वाला पोर्शन आपको ब्लू कलर में दर्शा रखा है, ये वाला पोर्शन। इसका मतलब है एट्रियम का डीपोलराइजेशन हो रहा है। ये देखो, ये ब्लू कलर में एट्रियम का डीपोलराइजेशन हुआ। एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ। जैसे ही एट्रियल डीपोलराइजेशन हुआ, करंट पैदा हुआ। कौन सी वेव मिली? देखो, पी वेव। कौन सी वेव मिली? पी वेव, ब्लू कलर में दर्शाई गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये देखो येलो कलर में वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हुआ। वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हुआ तो क्या मिला? क्यूआरएस। क्या मिला? क्यूआरएस। उसके बाद ये ग्रीन में वेंट्रिकल का वापस से रीपोलराइजेशन हुआ। रीपोलराइजेशन से क्या मिला? टी वेव। रीपोलराइजेशन से अपन को क्या मिला? टी वेव। तो इस तरीके से वेव प्राप्त होती है अपन को। इस तरीके से ईसीजी में वेव प्राप्त होती हैं। तो देख लें यहां पर क्या लिखा हुआ है। पी वेव, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल मायोकार्डियम। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। टी वेव, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। यही अपन ने डिस्कस किया था। ईसीजी में यही वेव अपन को मिल रही, ये देख लें।
P wave atrial depolarization, QRS ventricular depolarization, T wave ventricular repolarization. Is that clear? तो इस तरीके से वेव अपन को प्राप्त होती है. That is the electric activity which are occurring inside the heart. इसके बाद जो जो पॉइंटों की अपन ने बात की है, विशेष तौर से ध्यान रखने वाले बिंदु देखें. यहां से पी वेव स्टार्ट हो रही है, यहां से पी वेव स्टार्ट हो रही है. यहां से अपन बात करें तो आर वेव, ये जो बीच का इंटरवल है दैट इज द पी आर इंटरवल, जिसकी वैल्यू होती है 0.12 से 0.20 सेकेंड, जिसकी वैल्यू होती है 0.12 से 0.20 सेकेंड. उसके अलावा अपन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन की बात करें, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन 0.052 टू 0.1 सेकेंड. तो यहां पर पीआर इंटरवल क्लियरली आपको दिखाया. बाकी सेगमेंट भी आने वाले टाइम में आएंगे. एसटी सेगमेंट क्या होता है, इसका क्या महत्व है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे. ये देखें ईसीजी के अंदर जो बड़ा वाला कॉलम और छोटा वाला कॉलम अपन डिस्कस कर रहे थे. देखिए ये बड़े वाले कॉलम हैं, ये बड़ा वाला कॉलम यहां से यहां तक एक बड़ा कॉलम. इस एक बड़े में 5 छोटे कॉलम है. तो ये जो बड़ा वाला कॉलम है ईसीजी में, इसकी ड्यूरेशन कितनी है देखो यहां शो की हुई है 0.2 सेकेंड. बड़े वाले कॉलम की ड्यूरेशन कितनी है 0.2. और ये देखो छोटा वाला कॉलम, ये छोटा वाला कॉलम, इसकी ड्यूरेशन 0.04 सेकेंड, 0.04 सेकेंड. अब जैसे इसी ईसीजी को ले लो आप, इसी ईसीजी को ले लो. यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन. अगर इस ईसीजी में आपसे पूछा जाए कि पीआर इंटरवल बताओ, ये ईसीजी दे दी जाए और आपसे पूछा जाए पीआर इंटरवल बताओ, तो देखो पीआर इंटरवल पी वेव के शुरू होने यहां से लेंगे अपन, और आर वेव के शुरू होने यहां से लेंगे अपन, यहां से. ये हो गया पीआर इंटरवल. देखो गौर करो, एक छोटा कॉलम, दूसरा छोटा कॉलम, तीसरा छोटा, चौथा, 4 कॉलम आ रहे हैं. गौर करें देखें, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 4 छोटे कॉलम है. क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं पीआर इंटरवल बताओ. पीआर इंटरवल कितने कॉलम आए टोटल इनके बीच में, पीआर इंटरवल के बीच में 4. एक कॉलम की ड्यूरेशन कितनी है, छोटे कॉलम गिने अपन ने, एक कॉलम की ड्यूरेशन कितनी है 0.04. दोनों को मल्टीप्लाई करो 0.16 सेकेंड. इस ईसीजी में पीआर इंटरवल कितना होगा 0.16. नॉर्मल है, कम है या ज्यादा है, नॉर्मल है, कम है या ज्यादा है, नॉर्मल है. पढ़ा है अपन ने 0.12 से 0.20 सेकेंड, 0.12 से 0.20 सेकेंड. इज दैट क्लियर? तो ये सारे ड्यूरेशन हो गए. अब जो याद रखने वाले पॉइंट हैं, जो अपन को ईसीजी में मैंने आपको 9 पॉइंट बताए थे, वो इस तरीके से. ये देखें, पी वेव के मिलने का कारण एट्रियल डिपोलराइजेशन, क्यूआरएस के मिलने का कारण वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, टी वेव के मिलने का कारण वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. फर्स्ट पॉजिटिव वेव ऑफ ईसीजी पी वेव, फर्स्ट नेगेटिव वेव क्यू वेव, सबसे लंबी वेव आर वेव, ड्यूरेशन ऑफ लार्ज कॉलम ऑफ ईसीजी 0.2 सेकेंड, ड्यूरेशन ऑफ स्मॉल कॉलम ऑफ ईसीजी 0.04 सेकेंड.
इसके अलावा PR इंटरवल, इट इज द टाइम इंटरवल विच आर टेकन बाय द इंपल्स टू ट्रेवल फ्रॉम SA नोड टू वेंट्रिकल। SA नोड से वेंट्रिकल तक इंपल्स के ट्रेवल करने का समय अंतराल PR इंटरवल कहलाता है। नॉर्मल वैल्यू देख लो 0.12 से 0.20 सेकेंड। इसके बाद यहां कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप साथियों को देना है। पहला क्वेश्चन देख लो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर है मैक्सिमम इंपल्स प्रोडक्शन रेट। इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में किसकी इंपल्स प्रोडक्शन रेट मैक्सिमम है? SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ एज, पुरकिंजे फाइबर। SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ एज, पुरकिंजे फाइबर। अब लग तो रहा है कि सर ये क्यों पूछ रहे हो, आप ही ने बता दिया, पता है हमें, चलो कोई नहीं फिर भी पूछ लेता हूं। मिनिमम इंपल्स प्रोडक्शन रेट SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ एज, पुरकिंजे फाइबर कि सर ये भी पता है। मैक्सिमम इंपल्स वेलोसिटी रेट, मैक्सिमम इंपल्स वेलोसिटी रेट, व्हाट इज द राइट आंसर? मिनिमम इंपल्स वेलोसिटी रेट। देखिए इनका आंसर अपन को निकालना है। सबसे ज्यादा इंपल्स पैदा करने की रेट पता है हमें, ऐसे नोड है सर कितनी, 60 से 100। मैक्सिमम इंपल्स प्रोडक्शन रेट ऐसे नोड, मिनिमम इंपल्स प्रोडक्शन रेट पुरकिंजे फाइबर 20 से 30। मिनिमम इंपल्स प्रोडक्शन रेट 20 से 30 पुरकिंजे फाइबर। अब तीसरे और चौथे क्वेश्चन का आंसर जिन साथियों ने यही दिया है वो गौर करें। देखिए सर्वाधिक इंपल्स प्रोडक्शन, जो तीसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैक्सिमम इंपल्स प्रोडक्शन रेट, आंसर इज SA नोड A। दूसरा मिनिमम इंपल्स प्रोडक्शन रेट, आंसर इज पुरकिंजे फाइबर। तीसरा मैक्सिमम इंपल्स वेलोसिटी, यहां पर गड़बड़ी की पूरी गुंजाइश है। जो साथी पहली बार पढ़ रहे हैं इसका आंसर भी अपन ऐसे नोड दे देते हैं जो गलत है। देखिए जो इंपल्स ट्रेवल होते हैं, जो इंपल्स ट्रेवल होते हैं, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। वेग बोले तो दूरी बटा समय, कम समय में ज्यादा आगे पहुंचना। सबसे तेज गति से इंपल्स ट्रेवल होते हैं वेंट्रिकल में, सबसे तेज गति से, स्पीड से इंपल्स ट्रेवल करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी है, यानी बहुत कम समय में पूरे वेंट्रिकल में फैल जाते हैं, इतना बड़ा चेंबर है, वो पुरकिंजे फाइबर की है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की यदि अपन बात करें, मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होगी? देखिए इंपल्स प्रोडक्शन रेट अलग है, वेलोसिटी अलग है। इंपल्स प्रोडक्शन रेट में ऐसे नोड आएगा, बट वेलोसिटी वेग, कम समय में ज्यादा दूरी तय करना, ये आएगा पुरकिंजे फाइबर। क्वेश्चन है मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होगी? आंसर है पुरकिंजे फाइबर। अब चौथा क्वेश्चन है मिनिमम वेलोसिटी किसकी होगी? मिनिमम वेलोसिटी किसकी होगी? देखें यहां इंपल्स इस तरीके से ट्रेवल हो रहे हैं, ऐसे नोड से इंपल्स AV नोड में गए, AV नोड से अब इंपल्स को यहां जाना है बंडल ऑफ एज में। तो ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम होता है, ये वाला, यह मसल नहीं फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना होता है, तो मसल के इंपल्स को यहां से भेदने में समय लगता है। आप गौर करें, दोनों के दोनों एट्रियम का डीपोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन होने के बाद पी वेव मिली, फिर उसके बाद इंपल्स यहां ट्रेवल किए, इसमें तो बहुत जल्दी से फैलेंगे,
तुरंत अपन को QRS मिल जानी चाहिए थी, ऐसी ECG आनी चाहिए थी। ECG किस तरीके से मिलती है गौर करें, ये मिलती। अब यहां पर ये जो पोर्शन आता है ये वाला, इसका मतलब है ये P वेव मिली, इंपल्स AV नोड तक पहुंच गए। AV नोड से वेंट्रिकल तक पहुंचने में इतना समय ले रहे हैं। ये जो बीच का गैप आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है कि ये वाला पर्टिकुलर सेप्टम फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है, तो यहां से इंपल्स को भेद कर आगे जाने में ज्यादा समय लगता है। तो यहां ज्यादा समय लेते हैं, कम दूरी पर समय ज्यादा, तो इसका मतलब मिनिमम इंपल्स वेलोसिटी हो गई एवी नोड की। अगर ये मिनिमम नहीं होती तो ये वाला गैप ECG में नहीं आता। इस तरह की ECG पढ़ रहे होते अपन, P वेव तुरंत QRS मिल गया, पर नहीं, P वेव के बाद QRS मिलने में ये वाला गैप आता है। ये वाला गैप इसलिए आता है कि यहां से इंपल्स धीमे ट्रेवल करते हैं। तो यदि क्वेश्चन आए कि मिनिमम इंपल्स वेलोसिटी किसकी होगी मिनिमम इंपल्स वेलोसिटी किसकी होगी, तो आंसर है AV नोड। आंसर है AV नोड। मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होगी, आंसर है पुरकिंजे फाइबर। आंसर है पुरकिंजे फाइबर। इज दैट क्लियर? तो देखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चारों क्वेश्चन में मुझे पूरा विश्वास है कि पहला क्वेश्चन की कोई वैल्यू ही नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर है मैक्सिमम इंपल्स प्रोडक्शन रेट, व्हाट इज द आंसर? ऐसे नोड। अगला, मिनिमम इंपल्स प्रोडक्शन रेट पुरकिंजे फाइबर, यह भी क्लियर है। यहां गड़बड़ी की पूरी संभावना है। मैक्सिमम इंपल्स वेलोसिटी रेट नहीं है, मैक्सिमम इंपल्स रेट नहीं है, वेलोसिटी वेग दूरी बटे समय सबसे तेज गति से चलते हैं और वो पुरकिंजे फाइबर में चलते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी पुरकिंजे फाइबर की। और क्वेश्चन आए मिनिमम वेलोसिटी किसकी है, तो आंसर देना है AV नोड। बता दिया मैंने क्यों है। AV नोड से इंपल्स को वेंट्रिकल में जाना है, बीच में रुकावट है, सेप्टम है, AV नोड से आगे AV सेप्टम है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम फाइब्रस टिश्यू का मिलकर, फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बना है। अगर ये मसल से मिलकर बना होता तो शायद कंडीशन दूसरी होती, बट ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है, इसलिए वहां धीमी गति से ट्रेवल होते हैं। इसलिए P वेव के बाद एक गैप आता है, पोज आता है, तब जाकर Q वेव स्टार्ट होती है। इज दैट क्लियर? यानी नॉर्मली अपन बात करें, ये पर्टिकुलर गैप आता है, P वेव के बाद ये गैप आता है, तब जाकर QRS स्टार्ट होती है। तो ये गैप क्यों आ रहा है? AV नोड से इंपल्स आगे ट्रेवल कर रहे हैं। अगर ये दिक्कत फाइब्रस का नहीं बना होता तो शायद ECG में इस तरीके से पढ़ रहे होते। इज दैट क्लियर? तो यहां पर मिनिमम इंपल्स वेलोसिटी किसकी होगी? AV नोड की। तो ये आपका ECG और नॉर्मल ECG से संबंधित सारे के सारे फैक्ट क्लियर होते हैं। शायद टोटली आपको समझ में आ गया। यहां से अपन ने ECG पढ़ना स्टार्ट की थी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है, ग्राम क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव। P वेव के मिलने का कारण, QRS के मिलने का कारण और T वेव के मिलने का कारण। फिर इस डायग्राम में मैंने आपको बताया PR इंटरवल, PR इंटरवल 0.12 से 0.20 सेकेंड। यहां मैंने बताया ECG के बड़े वाले कॉलम की ड्यूरेशन 0.2 सेकेंड और छोटे वाले कॉलम की ड्यूरेशन 0.04 सेकेंड। PR इंटरवल का मीनिंग क्लियर हो गया। इंपल्स को ट्रेवल करने में लगने वाला समय कहां से, ऐसे नोड से वेंट्रिकल में आगे काम आएगा, ECG में भी काम आएगा और हार्ट ब्लॉक में पढ़ाऊंगा तो भी काम आएगा। नॉर्मल वैल्यू 0.12 से 0.20 सेकेंड होती है। उसके बाद ये चार क्वेश्चन, चार में से पहला मैक्सिमम इंपल्स प्रोडक्शन रेट ऐसे नोड, मिनिमम पुरकिंजे फाइबर, मैक्सिमम इंपल्स वेलोसिटी, मैक्सिमम इंपल्स वेलोसिटी, आंसर है पुरकिंजे फाइबर। और फिर मिनिमम इंपल्स वेलोसिटी, द आंसर इज AV नोड। इज दैट क्लियर? तो ये नॉर्मल ECG और उसमें सारे के सारे पॉइंट जो आगे भी यूज आने वाले हैं
आपको नॉलेज होनी चाहिए वो सारे के सारे टोटली क्लियर हो गए। तो ये आपका कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट का टॉपिक कंप्लीट होता है। थोड़ा बहुत डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन किस तरीके से होता है, क्या होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन बाकी है जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।